तो हेलो गाइस, जैसे कि देख सकते हो मैं आप लोगों के लिए एक नया वाला मानवा लेके आ गया हूँ। इस वाली स्टोरी को देख कर बताओ आप लोगों को कैसा लगा, क्योंकि इस वाली स्टोरी में मूरिंग बोल्ड मार्शल आर्ट से ज्यादा कल्टीवेशन के ऊपर फोकस किया गया है। उसके ऊपर से अपने एमसी इसेकाई होने के बाद इमोर्टलिटी को हासिल करने के लिए जिस कल्टीवेशन सेक्ट में गया था वो डेमनिक सेक्ट था, लेकिन वो डेमनिक सेक्ट को राइचियस सेक्ट ने बर्बाद कर दिया है। तो अब अपना एमसी किस तरह इस वर्ल्ड में सर्वाइव करके इमोर्टलिटी को परसू करेगा वो देखने में तो काफी मजा आएगा। इसलिए बिना किसी बकवास करते स्टोरी की शुरुआत करते हैं। और हाँ, इस वाले स्टोरी का पार्ट स्केल कुछ ज्यादा ही हाई है, लेकिन खैर आप लोगों का अगर रिस्पांस अच्छा आया तो मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। तो स्टोरी की शुरुआत में हम लोग को दिखाया जाता है चोंगहोन कॉन्टिनेंट के यूगो चोंगहो सिटी के अंदर बंदे लोग बात कर रहे हैं किस तरह बूची सेक्ट के बच्चे कुछ सर्वाइवल लोग उनके सिटी में आ गया है। जिस बात सुन के कोई बंदा कहता है कि हाँ यार, मैंने भी सुना वो इतने विशेष डिमनिक कल्टीवेटर लोग हैं ना, जो हमारे जैसे लोग की ब्लड एंड फ्लैश का इस्तेमाल करके अपना कल्टीवेशन करते हैं। तो हम लोग को हरामजादे लोग हंट करना ना शुरू करते इस सिटी में। जिस बात को सुन के कोई बंदा कहता है कि अरे फिक्र मत कर, मैंने सुना राइचियस सेक्ट के कई सारे बंदे हमारे सिटी में भी आ चुके हैं, तो वो लोग इन डिमनिक कल्टीवेटर को जरूर से हंट डाउन करेंगे। हमको वो हंट करने से पहले, समझ रहा है ना। तो अगर इन बातों को अपना एमसी उसके टेक्निक की मदद से सुन रहा था दूर से ही। तो ये है हम लोग का एमसी चू सन, जो कि वुजी सेक्ट का इनर डिसाइपल हुआ करता था, जो कि अभी इन सारे बातों को सुन के इस सिटी से भी भागने के बारे में प्लान कर रहा है। और अपने एमसी को वो राइचियस सेक्ट के लोग 1 साल से भी ज्यादा वक्त हो गया है अभी, वो लोग मतलब अपने एमसी को हंट डाउन कर रहे हैं। जिसको कहने के बाद अपने एमसी कहते हैं कि अभी ये भी कोई जिंदगी हुआ भला। तो अब इसके बाद अपने एमसी आगे अपने मन में सोच रहा है कि वो ट्रांसमाइग्रेट होने के बाद एक ऐसे बंदे के शरीर में आया जिसका कल्टीवेशन टैलेंट मीडियोकर है। उसके ऊपर से अपने एमसी का इस कॉन्टिनेंट में कोई फैमिली बैकग्राउंड भी नहीं है। तो अपने एमसी ने इमोर्टलिटी को परसू करने के लिए एफहैट और स्कीमिंग का इस्तेमाल करते हुए यंगू के सबसे बड़े सेक्ट बूची सेक्ट में ज्वाइन करने में कामयाब हुआ। तो इस सेक्ट में ज्वाइन करने के बाद अपने एमसी ने अपने आप को ताकतवर बनाने के लिए इस सेक्ट के कोड टेक्निक को बड़ी एफर्ट से सीखना शुरू कर दिया। उसके ऊपर से उसने वॉर्म कल्टीवेशन यानी कि कीड़े वाला कल्टीवेशन, पॉइजन आर्ट, डिस्गाइज टेक्निक और कॉप्स प्रॉपर्टी को अच्छे से मास्टर किया। तो ये सारे टेक्निक ऑब्वियसली डेमनिक सेक्ट में सर्वाइव करके स्कीम में फंसा के अपने से बड़े ताकतवर बंदे को मारने में बेहद ज्यादा काम में आता है। और अभी भागने में भी वो डिस्गाइज टेक्निक वगैरह भी अपने एमसी का भी बेहद अच्छे से काम आ रहा है। लेकिन स्टोरी में आगे अपने एमसी सोचता है कि उसने कल्टीवेट करते हुए इन सारे फील्ड को मास्टरी करते हुए ची रिफाइनिंग स्टेज पे पहुंचने के बाद वो अब इनर सेक्ट का डिसाइपल ऑफिशियली बनने वाला था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसी क्रूशियल मोमेंट में वूजी सेक्ट के सबसे ताकतवर बंदे, जिसको फर्स्ट एंसेस्टर ऑफ वूजी सेक्ट भी कहा जाता है, वो कल्टीवेशन करते हुए मैडनेस में गिर के मारा गया। जिसका ये फायदा उठाते हुए यूगो में मौजूद 5 मेजर ऑर्थोडॉक्स सेक्ट इकट्ठा होके इनके सेक्ट के ऊपर हमला कर दिया, ये बोल के कि इनके सेक्ट एक डेमनिक सेक्ट है। मतलब कोई ना कोई एक रीजन तो चाहिए होगा ना। तो उसी रीजन को वजह बना के इन पांचों ने एक साथ वूजी सेक्ट के ऊपर हमला कर दिया। जिस हमले में सेक्ट के सबसे ताकतवर बंदों में से कुछ ने सरेंडर कर दिया, कुछ ने भागने में कामयाब रहे, बाकी सब मर गए। लेकिन डिसाइपल लोगों का पूरी तरह से मैसेकर किया गया। उसके ऊपर से जैसे कि अपने एमसी बच गया है, उसकी तरह कुछ ही सिर्फ बचने वाले बंदों को भी हंट डाउन किया जा रहा है। लेकिन अब यहाँ इन सभी चीजों से सबसे बड़ा अपना एमसी जो आर्ट का प्रैक्टिस करता है, उसका नाम ब्लड ट्रांसफरेशन एंड सोल सीजर आर्ट, जैसे कि नाम ही सजेस्ट करता है। इसमें अपने एमसी को ब्लड एसेंस की सख्त जरूरत है, वो भी बड़ी मात्रा में। उसके ऊपर से अपने एमसी जो वॉर्म कल्टीवेट करता है ना, उनको भी कल्टीवेट करने के लिए इसको लिविंग बीइंग का ब्लड एंड फ्लैश चाहिए होता है। तो इसका मतलब सीधी सी बात है, अपने एमसी को अगर रिसोर्सेज ना मिले तब उसके साथ बुरा सा बुरा वो ब्लैक क्लास कर सकता है। लेकिन अगर सबसे ज्यादा बुरा हो तब वो तो मैडनेस में गिर के ट्रेजिक मत मरेगा, वो भी एक ट्रांसमाइग्रेटर होके। तो अब यहाँ जैसे देख सकते हो अपने चोजन के शरीर में ब्लैक क्लास के सिम्टम नजर भी आ रहे हैं, जिसको अभी वो किसी तरह संभाले हुए है। लेकिन अब वो ऐसे कंडीशन में बाहर क्यों है और अपने एबिलिटी का इस्तेमाल क्यों कर रहा है? क्योंकि पहले बात तो उसे सर्वाइव करना है, दूसरी बात तो उसने किसी तरह एक सर्वाइविंग जूनियर ब्रदर को ढूंढ लिया है जिसके पास से उसको रिसोर्सेज मिल जाएंगे। तो यहाँ अपना चोजन सिर्फ
वो भी कर सकता है कि उसका अब ये अर्जेंट नीड को अपने जूनियर ब्रदर की तरह फुलफिल कर पाए। तो यहाँ रेस्टोरेंट में खुलेआम सीक्रेट मीटिंग में उस तरफ ये जूनियर ब्रदर काफी खुश नजर रहा था। वो अपने एमसी से पूछता है कि अरे ब्रदर आप आ गए, मैं आपका ही कब से इंतजार कर रहा था, और ये क्या आपका हालत का भी ठीक है, अब दिखने में उतने अच्छे तो नहीं लग रहे। लेकिन इन सारे बातों को इग्नोर करते हुए उस तरफ एमसी कहता है क्या भाई तो आइटम लाया कि नहीं, जिसके जवाब में अपने जूनियर ब्रदर इस पोटली को निकालते हुए आगे कहने लगता है कि सीनियर ब्रदर आप सच में ब्रेव हो, आप अभी भी हमारे सेक्ट के कल्टीवेशन टेक्निक को प्रैक्टिस कर रहे हो। आपको पता है ना अगर वो 5 मेजर सेक्ट को इन डिमोनिक बीस्ट ब्लड बीट के बारे में पता चल जाए तब वो लोग क्या करेंगे। तो यहाँ एरो अपने एमसी के टेक्निक को प्रैक्टिस करने के लिए लिविंग बीइंग के ब्लड एंड फ्लैश चाहिए, कोई इंसान की नहीं। तो ये लोग अपने सेक्ट में डिमोनिक बीस्ट के ब्लड एंड फ्लैश का टेक्निक के मदद से मतलब इस्तेमाल करके ये बीट वगैरह बना के अपने कल्टिवेशन करते हैं। अभी तक तो इस इन्फॉर्मेशन में हम लोग को यही समझ में आया, लेकिन अब उस तरफ इन सारे बातों के जवाब में अपने एमसी कहता है कि क्या करेंगे डेथ सेंटेंस। अभी वो सो कॉल प्रेस्टिजियस ऑर्थोडॉक्स सेक्ट बास्टर्ड लोग हमारे सेक्ट को फॉल्स एक्यूजेशन लगा के हमला करके तबाह करके हम लोग अभी हंट डाउन भी कर रहा है। इसका मतलब हम लोग का कब का डेथ सेंटेंस लिखा जा चुका है। तो यहाँ मैं डिमोनिक आर्ट का प्रैक्टिस करूँ या राइचस आर्ट का प्रैक्टिस करूँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब इस बात को सुन के उस तरफ अपने जूनियर ब्रदर मायूस होने के बजाय खुश होते हुए हंसते हुए कहता है कि सीनियर ब्रदर मैंने उतने अच्छे से डीपली सोचा नहीं, लेकिन आपको एक बात मैं बता दूं, इन आइटम्स को ऑब्टेन करना ना एकदम इजी नहीं था। जिस बात को भी फिर से अपना एमसी इग्नोर करके उस तरफ इसको 10 लो ग्रेड स्पिरिचुअल स्टोन देता है जैसे कि उन लोगों ने डील करते वक्त एग्री किया था। लेकिन अब यहाँ इस ट्रांजेक्शन के दौरान अपने एमसी को कुछ गलत लग रहा है, कुछ फिसी लग रहा है। तो वो यार वो जैसे कि देख सकते हो अपने कान के अंदर बॉम्ब कल्टीवेशन टेक्निक की मदद से स्नेल को कल्टीवेट किया है, जिसके अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी डालने के बाद वो दूर के बातों को काफी अच्छे से सुन सकता है और शायद टेलीपैथी की मदद से जो सारे बातें किया जाता है उन सारे बातों को भी। तो यहाँ अपने एमसी ने जब अपने टेक्निक की मदद से बातें सुनने की कोशिश की तब कॉन्वर्सेशन एकदम क्लियर सामने आता है, जिसमें ये लोग अपने मतलब वूची सेट के सर्वाइवल को फिशिंग कर रहा है उसके ये ट्रेडर डिसाइपल को चारा बना के, जो कि इनके कहने के मुताबिक कभी भी फेल नहीं हुआ है। इस बात सुन के कोई बंदा कहता है कि अरे हाँ इस मोटे पिक को देख के ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर बेहद सारा माल होगा। जिसे सुन के कोई और बंदा कहता है कि अरे हाँ इसको ना हम पूरी तरह से नंगा करके छोड़ेंगे। तो अब इन सारे बातों को सुन के अपने एमसी कोई रैश एक्शन नहीं करता। वो यहाँ थोड़ी देर चुप रहने के बाद अपने जूनियर ब्रदर कहता है कि जूनियर ब्रदर क्या तेरे पास क्या अभी भी ब्लैक स्पिरिट पिल है। जिस बात को सुन के उस तरफ ये ट्रेडर जूनियर ब्रदर कहता है कि अरे हाँ मेरे पास है ना, लेकिन ब्लड स्पिरिट पिल को फाउंडेशन स्टैब्लिश के बंदे लोग इंजरीज को हील करने के लिए लेते हैं। तो क्या आप इंजर है? अरे उस बात को छोड़िए, क्या अपने अंकल लू और अदर्स को ढूंढ निकाला? तो यहाँ इस चीज को सुन के कोई बच्चा ही बता देगा कि यह बंदा इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब इसी का फायदा उठाते हैं अपने एमसी कोई प्लान चलने वाला है। तो अब स्टोरी में आगे देखते रहो। तो अपना एमसी इस बात को सुन के आगे कहता है क्या बे ओ जो सवाल पूछना नहीं चाहिए तो उन सवालों को बिना सोचे समझे पूछे जा रहा है। लेकिन अब इस बात को सुनकर उस तरफ अपने जूनियर ब्रदर एकदम ही परेशान होते कहता है कि सीनियर ब्रदर ब्लड स्पिरिट पिल कोई ऐरा गैरा चीज नहीं है, वो वैसे एक्सपेंसिव है, तो क्या आप अफोर्ड कर सकते हैं? मैं बस यही चीज जानने की कोशिश कर रहा था। और वैसे अगर आप अंकल लू कहा है उनसे अगर मिलने लेके जाएंगे ना, अगर उनका प्रोटेक्शन हम लोग को मिल जाएगा जो कि फाउंडेशन स्टैब्लिश के बंदे है, तो मैं ग्लैडली फ्रीली ब्लड स्पिल को दे दूंगा। और तो और मैं उल्टा आपको एक मिडिल ग्रेड स्पिरिट स्टोन दूंगा। तो एक मिडिल ग्रेड स्पिरिट स्टोन का कीमत 100 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन है। लेकिन अब यहाँ इस बात को सुन के अपने एमसी स्लाइस और स्माइल देते कहता है कि यार रिस्की तो है, लेकिन तेरी ये सिंसियरनेस को देख के ना मैं चल लेके चलता हूँ अंकल से मिलने के लिए। तो अब इस बात को सुन के वो दोनों चलना शुरू कर देते हैं और ये नॉर्मल लुकिंग आसपास के बंदे लोग एक्चुअली राइचस सेक्ट के कल्टीवेटर है, जो कि इस बात को सुन के कहता है कि अरे देखो तो सारा हम लोग अनएक्सपेक्टेडली आज एक बड़े फिश को पकड़ लिए। जिस बात को सुन के सारे बंदे लोग एकदम ही जोश में आ जाता है। इनमें से ये वाला बंदा तो डिटेल में बता देता है कि ये लोग इस तरह हंट डाउन क्यों कर रहे हैं। पहली बात तो अगर ये लोग एक और फाउंडेशन स्टैब्लिश बंदे को पकड़ लेना तब सेक्ट से मेरिट पॉइंट एक तो मिलेगा, लेकिन इसके ऊपर से उसको जो मरने वाले फाउंडेशन स्टैब्लिश बंदे का डेजर्स मिलेगा वो कहीं ज्यादा वैल्यूएबल होगा इन कम्पेयर टू अगर ये लोग सेल्फ कल्टीवेट करे कहीं बैठ के। तो अब यहाँ से सेंस ऑफ के हम लोग एक स्मॉल कोर्टयार्ड और उसके अंदर अंडरग्राउंड बेसमेंट के सीढ़ी के अंदर से उतरते हुए सीनियर ब्रदर और जूनियर ब्रदर को दिखाया जाता है, जहाँ की अपने ट्रेडर सीनियर ब्रदर कहने लगता है कि ब्रदर हम लोग अभी
कितनी देर तक जाना पड़ेगा अंकल से मिलने के लिए। जिस बात की जब मैं अपना चूजान कहने लगता है कि अभी हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच गए, लेकिन अगर तू इतने समय ईगर है ना तब मैं तेरे का कंपनी करता हूँ ना। ये बोलते हैं अपने एमसी के स्माइल से हम लोग को पता चल गया है कि अपने एमसी का प्लान अब स्टार्ट होने वाला है। इसके बाद ही नेक्स्ट में हम लोग को देखा जाता है उस जूनियर ब्रदर को अपने चूजान ने मार के उस कोर्टयार्ड के दरवाजे को तोड़ के बाहर फेंक दिया है। जिसके बाद ही अपने जूनियर ब्रदर वही छोटी हालत में इन लोग को कहने लगता है कि चूजान और अंकल सीढ़ियों के नीचे ही है, तुम लोग मेरा फिक्र मत करो, बस उन लोग को स्किप मत होने देना। जिस बात को सुन के इन लोग का ग्रुप का लीडर देखने वाला ये वाला बंदे ने सब लोग को हमला करने के लिए बोल के उस मॉल कोर्टयार्ड में भेज देता है। तो ये लोग जब जल्दी से सीढ़ियों के नीचे उतरता है तब उन लोग को ये ड्राइड अप कॉर्प्स मिलता है, जिसको अच्छे से जब इस ग्रुप का लीडर टाइप बंदे ने एग्जामिन करता है तब उसको पता चलता है कि इसका ना बल्कि पूरी तरह से वाइटलिटी को चूस लिया गया है बल्कि इसके स्किन को भी उतार लिया गया है। इसका मतलब ये बंदा वो जूनियर ब्रदर है और बाहर जो बंदा है वो अपना चूजान है जो कि बिदर किसी टेस्ट के वहां से गायब हो गया है। यानी कि उन लोग को टिक करके अपने एमसी अपने जान बचाने में कामयाब हुआ। तो अब वहां से संसद गए हम लोग को चेन्नई सिटी के बाहर का सीन देखा जाता है जहाँ की एमसी अब पहुंच के उसका वो जूनियर ब्रदर का ह्यूमन स्किन को उतर देते हुए कहता है कि सच में ये मास्क कुछ ज्यादा ही अनकंफर्टेबल है, लेकिन यहाँ उसके लिसनिंग बग के कल्टीवेशन की वजह से उसने पहले से एम्बस के बारे में पता लगा लिया और उसको जूनियर ब्रदर के बिट्रेयल के बारे में भी। लेकिन अब यहाँ ये बात करके वो है अपने मन में सोच रहा है कि इस बार तो बच गया, लेकिन क्या वो हर बार इस तरह बच पाएगा? जिसका आंसर तो ऑब्वियस है नहीं। तो क्या उसे अब उन हिपोक्रेट ऑर्थोडॉक्स फैक्शन को ज्वाइन करना पड़ेगा? जिसका भी जवाब नहीं है, क्योंकि पहली बात तो अपने चूजान ने जो इससे पहले डिमिनिक टेक्निक की मदद से कल्टीवेट किया और जो हासिल किया उसको छोड़ के वो अगर ऑर्थोडॉक्स पाथ को अपनाने की कोशिश करेगा तब हाईली चांसेस है कि अपना एमसी इस एक्शन से बैकलैश खाएगा। लेकिन अगर वो जीत करके ऑर्थोडॉक्स फैक्शन को अपनाएगी बिना तब भी वो कभी भी फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज तक पहुंच नहीं पाएगा, क्योंकि उसका एप्टीट्यूड इतना ही ज्यादा मीडियोकर है। यानी कि ऑर्थोडॉक्स फैक्शन के कोई भी कल्टीवेशन टेक्निक उतना इफेक्टिव नहीं है जितना डिमिनिक टेक्निक इफेक्टिव है, क्योंकि डिमिनिक टेक्निक में लो थ्रेशोल्ड होता है और क्विक रिजल्ट मिलता है, जिसके वजह से वो उसके इस मीडियोकर एप्टीट्यूड से भी इमोर्टलिटी को हासिल कर पाएगा। तो यहाँ अपने चोजन ने अपने आप का फुल्ली मन बना लिया है कि वो इस डिमिनिक पाथ पे ही चलेगा। लेकिन अभी इस बात को छोड़ के रिवॉर्ड की बड़ी है जो अपने एमसी ने उसके जूनियर ब्रदर के पास से लूटा है। उसमें क्या क्या है वो सिटी के बाहर इस जंगल के अंदर गुफा में देखते हुए कह रहा है कि फ्यूचर का पता नहीं, लेकिन आज एक अच्छा दिन है इसलिए इसको मैं अच्छी तरह से सेलिब्रेट भी करूंगा। तो अब यहाँ उस जूनियर ब्रदर के लूट में अपने एमसी को बूची सेक्ट का ट्रेजर वोल्ट के अंदर रखा हुआ ये आर्टिफैक्ट मिला, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह आर्टिफैक्ट आउटर बैटलफील्ड से लाया गया है और ये ट्रेजर एक्सट्रीमली हाई रैंकिंग का ट्रेजर है। लेकिन इसलिए इसको यूज करने के लिए कंफर्टेबल स्पिरिचुअल पावर कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, जो कि अभी तक इनकी बूची सेक्ट के हिस्ट्री में कभी भी कोई भी इस आर्टिफैक्ट का अप्रूवल नहीं पा पाया है। तो इसका मतलब यार वो समझ गए होंगे कि अपना एमसी इस आर्टिफैक्ट का यूज कर पाएगा। तो वो इसी सोच के साथ जब अपने स्पिरिचुअल एनर्जी इस मिरर टाइप आर्टिफैक्ट में डालता है तब उससे अपने वर्ल्ड का मॉडर्न सिटी के स्काई स्केपर रूइंड हालत में दिखता है। जिस चीज को देख के यार मुझे लगा कि अपने एमसी अपने वर्ल्ड का बंदा है, तो इसलिए शायद ये चीज दिखाई जा रहा है। और एक्चुअली स्टोरी का इस तरह यूटर्न मोड़ेगा ना, इस बारे में मेरे को अंदाजा भी नहीं था। मतलब कल्टीवेशन वर्ल्ड में रीबॉर्न होने के बाद मुझे लगा उसका शायद ये सोल मेमोरी का इमेज वगैरह होगा शायद। लेकिन अब नेक्स्ट पैनल में हम लोग को देखा जाता है कि अपना एमसी इस मिरर टाइप वर्ल्ड में खींचे चला जाता है। ये बोलते हैं कि वो ट्रांसमाइग्रेट होने से पहले एक इसी तरह के डिजास्टर वर्ल्ड के मूवी को देख के ट्रांसमाइग्रेट हुआ था। तो क्या शायद ये एक इल्यूजन है? लेकिन अब यार वो ये इल्यूजन नहीं था, क्योंकि अपने एमसी इस पोस्ट अपोकलिप्स वर्ल्ड में आ गया है। अब जहाँ आने के बाद अपने एमसी पहले बात तो मन में सोच रहा है कि क्या ये वर्ल्ड उसका ओरिजिनल वर्ल्ड है। तो अगर ऐसा है तो ये वर्ल्ड इतना मतलब पोस्ट अपोकलिप्स क्यों लग रहा है? जिसका जवाब पाने के लिए जब अपना एमसी आसपास देख के इस बंदी को पता है तब वो उसके करीब जाके पूछने की कोशिश करता है कि यार यहाँ क्या हुआ, क्या कोई बताएगा मेरे को? जिसका जवाब पीछे मुड़ के अपने ज़ॉम्बी एक्सकेलेटर को खाते हुए देता है
कि साले एक ज़ॉम्बी को ठीक से खाने भी नहीं देगा। मजाक था यार, मजाक था। तो अपने ये ज़ॉम्बी इस पोस्ट एपोकलिप्स वर्ल्ड का जिम्मेदार है, यानी कि ज़ॉम्बी वायरस इस दुनिया में फैल गया है। लेकिन अब उस तरफ अपना एमसीवी एक डीमोनिक कल्टीवेटर है जो कि कॉर्प्स प्रॉपर्टी को जानता है। मतलब कॉम्बिनेशन देख रहे यारो। तो अब यहाँ वो तो एक ज़ॉम्बी है, तो वो अपने एमसी को देख के उसके ऊपर अटैक करने आता है। लेकिन उससे अपना चूजान पूरी तरह तैयार था, तो वो ये इंसेक्ट ब्लड वायर का इस्तेमाल करता है, जिसकी मदद से जैसे कि देख सकते अपने चूजन ने इसको 2 हिस्सों में फाड़ के कहता है कि ये क्या था। इसके बॉडी का टफनेस एक नॉर्मल इंसान की तरह ही था। मैं तो खामखा डर गया था यार। तो यहाँ एक डीमोनिक ची रिफाइनिंग स्टेज के कल्टीवेटर के सामने नॉर्मल इंसान जो ज़ॉम्बी बन गया है वो कुछ नहीं है। लेकिन अब यहाँ अपने एमसी का वो ब्लड इंसेक्ट इस ज़ॉम्बी का फ्लैश एंड ब्लड को डिवार करना चाहता था। तो वो अपने ब्लड इंसेक्ट को इस ज़ॉम्बी को खाते हुए देख के कहने लगता है कि अगर ज़ॉम्बी मूव कर सकता है तो क्या मैं इसको कंसिडर कर दूं कि ये ज़ॉम्बी अभी भी जिंदा है। लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ा सवाल तो ये है, क्या अपने एमसी इस ज़ॉम्बी के ब्लड एंड फ्लैश का इस्तेमाल करके कल्टीवेट करे तब क्या वो इफेक्टिव होगा। उस बात को छोड़ मेरा एक सबसे बड़ा सवाल है, क्या तो अपने कल्टीवेशन वर्ल्ड में वापस जा पाएगा, जिसका आंसर मुझे यार आपको तो अभी नहीं मिला। लेकिन ये आंसर जरूर मिला कि ज़ॉम्बी का फ्लैश एंड ब्लड कल्टीवेशन में यूज करने के लिए एकदम परफेक्ट मटेरियल है। इसलिए तो अपने एमसी के पीछे से एक ज़ॉम्बी का पूरा झुंड आ गया है। तो यहाँ एक इंसेक्ट जो कि ब्लड से ही बना है, तो उसके लिए ज़ॉम्बी का ब्लड एक परफेक्ट मटेरियल है। तो यहाँ अपने एमसी को ब्लड एंड फ्लैश की खोज कहीं और करनी नहीं पड़ेगी। इस सिटी में तो छोड़ो, इस पूरे इंटर प्लेनेट में जिस वायरस की वजह से हुआ है उसको वो क्लीन अप करते हुए इस दुनिया का भी और अपनी कल्टीवेशन दुनिया का भी सबसे ताकतवर इंसान बन पाएगा वो। इसके अलावा अपने एमसी इन ज़ॉम्बी को मारते हुए कहने लगता है कि अब अगर वो इन ज़ॉम्बी का इस्तेमाल करके अपनी कल्टीवेशन को आगे बढ़ाए तब एक मेरिट होगा, न बल्कि ह्यूमन रेस के सेलेस्टियल विल इसको पनिशमेंट देगा। यानी कि अभी वो जो कर रहा है वो हेविली विल का ही काम है, तो इस मैसेकर से वो हेविली विल को प्रोवोकिंग से उल्टा मेरिट का काम कर रहा है। तब इस बात को बोल के अब इनसे आगे बोलता है कि कल्टीवेशन को जो हाईएस्ट रीच है, जो कि इटर्नल लाइफ का एक पाथ है, उसके में वो इससे पहले सोच भी नहीं रहा था। लेकिन अब अभी का माहौल जो दिख रहा है ना, उसको देख के अब उसे लग रहा है कि उसे शायद सीरियसली इटर्नल लाइफ पाथ के ऊपर चलना चाहिए, यानी कि वही इमॉर्टलिटी को सीख करना। तो इसी गोल को बनाने के साथ ही हम लोग को नेक्स्ट पैनल दिखाया जाता है अपना चूजन उन ज़ॉम्बियों के पहाड़ के ऊपर खड़े होकर कहता है यार सच में ये जगह तो होली ग्राउंड है डीमोनिक प्रैक्टिशनर के लिए। मैंने इतनी सब शॉर्ट मोमेंट में ही ब्रेक थ्रू कर दिया 5th लेयर पे। ये बोलने के बाद ही अपना चूजन आगे अपने मन में सोच रहा है कि यार पर्सनली इन ज़ॉम्बीज को हंट डाउन करके कल्टीवेशन करना एफिशिएंट नहीं है, तो वो आप यहाँ पे येन कॉर्प्स को रिफाइन करेगा जो कि उसके लिए हंट किया करेगा। लेकिन अब इसी के साथ साथ जब अपना चूजन ज़ॉम्बियों के पहाड़ के ऊपर से नीचे इन ज़ॉम्बी को देखते हैं ना, तब इस सारे के सारे ज़ॉम्बी के शरीर वीक है, तो वो इनको येन कॉर्प्स में रिफाइन नहीं कर पाएगा। वैसे भी पहली बात तो येन कॉर्प्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग बॉडी होना जरूरी है। उसके बाद मरते वक्त वो बंदा डीप रिजनमेंट रखना चाहिए, तभी उसका पोटेंशियल गुड इनफ होगा। तो अब इसी सोच के बाद अपना चूजन इस बड़े से मॉल को देखते मन में सोच रहा है कि यार यहाँ मैं कॉम्प्लेन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन खैर छोड़ो, इस मॉल को मैं मेरा टेम्पररी हाइड आउट बना लेता हूँ, वहाँ पे अच्छे बिन ज़ॉम्बीज भी मिल जाएंगे। तो अभी इसी सीन के बाद उस मॉल के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ की ये बंदा ज़ॉम्बी एपोकलिप्स का सर्वाइवर है। लेकिन अभी वो जिस सिचुएशन से पड़ा हुआ है उसका रीजन ऊपर ये वाला बंदा है, जिसको अपने चश्मे से कहने लगता है कि यार ब्रो, तूने जैसा बोला मैं एक डिस्ट्रैक्शन का काम करूँ, मैंने वैसा ही किया है। तो आप रिसोर्स को कलेक्ट कर लेने के बाद मुझे यहाँ मरने दे रहा है। देखिए यार अभी मैं मर नहीं सकता, मेरा मम्मी और सिस्टर मेरे लिए इंतजार कर रहे होंगे। जिन बातों को सुन के ऊपर से अपना ये वाला बंदा इसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि अरे अरे मैं तेरे को बताना भूल गया था, एक्चुअली तेरा मदर ना काल ही मारा गया है। और वैसे तू एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहा है ना कि हमारा लियोंग गैंग 60 ईयर एक ओल्ड वुमेन के ऊपर इस एपोकलिप्स वर्ल्ड में रिसोर्सेस को वेस्ट करे। तो अब इस न्यूज को पाके उस तरफ अपने चश्मे ज़ॉम्बी उसका शिकार बन जाता है, जिस चीज को देख के अपने ये बंदा इसको आखिर में शुक्रिया करते हुए कहता है कि यार धन्यवाद तेरे सैक्रिफाइस के लिए, तेरे वजह से मैं रिसोर्सेस को इकट्ठा कर पाया। और तू ज्यादा तेरे सिस्टर के फिक्र मत कर, मैं तेरे सिस्टर का ध्यान रख लूंगा ना। जिस बात को सुन के उस अपने नीचे चश्मिश बस सिर्फ एक ही बात कह पाता है कि ब्रदर तेरे इस एक्शन का तो रिट्रीब्यूशन जरूर पाएगा। जिस बात सुन के उस तरफ भागते हुए बंदा और ज्यादा टोन मारते हुए कहता है कि रिट्रीब्यूशन,
अबे भक्त साले, इस दुनिया का लॉ कब का चेंज हो गया है। यहाँ सिर्फ एक ही रूल है, सर्वाइवल ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट। जिन सारे कांड को सुन के और इस बात को सुन के कॉर्नर में अपना एमसी थोड़ा सा मुस्कुरा देता है। जिस माइल को सुनने के बाद ही जब ये बंदा रुक जाता है तब अपना चूजन बाहर आके इसको बोलने लगता है कि यार तेरा बॉडी ना काफी इम्प्रेसिव है। जिस चीज को देख के अब उस तरफ अपने बंदा अपने चक्कू बक्कू निकाल के मन में सोच रहा है कि इस बंदे का आउटफिट एकदम स्टेंज है और मैंने कभी भी डोंगवन सिटी में इस जैसे बंदे को नहीं दिखा है। लेकिन बाहर वो अपने चूजन को कहता है कि भाई तेरे कहने का मतलब क्या है। जिस बात को सुन के उससे अपना चूजन कहता है कि मेरे कहने का मतलब है तेरा फिजिक एकदम ही परफेक्टली गुड मटेरियल है कॉर्प्स रिफाइनिंग टेक्निक के लिए, और इस बात के ऊपर तो ज्यादा ध्यान न दे क्योंकि तू मेरा सर्वेंट बनने वाला है। सीधी सी बात है। जिस बात को सुन के भड़क के अपने बंदा उस चक्कू में से अपने चूजन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो अटैक अपने चूजन के पास पहुंच पाता उससे पहले ये ब्लड बॉम्ब एक ही झटके में इस बंदे के चक्कू को तोड़ लेता है। जिस चीज को देख के अपना वो बंदा मन में सोच रहा है कि ये व्यक्ति एक कीड़े को अपने शरीर के अंदर रखा है, इसका मतलब ये एक ट्रांसेंडेंट बंदा है, तो मैं इसके साथ किसी भी लड़ाई में जीत नहीं पाऊंगा। और वैसे भी अक्लमंद लोग कब लड़ना है और कब हार मानना है अच्छी तरह से जानता है। ये सोचने वाली अपना वो बंदा एकदम एक क्यूट पपी जैसा एक्ट करते कहता है कि मेरे ब्रदर इन लॉ लियांग गंग का बॉस है, तो मेरे को यार तू जाने दे और ये बैग ऑफ रिसोर्सेस तू लेना। जिस बात को सुनकर उससे अपना चूजन कहता है कि लियांग गंग। तो अब इस बात सुन के अपना वो बंदा ठीक ठीक से एक्सप्लेन करने लगता है कि लियांग गंग हमारे डोंगवन सिटी का सबसे बड़ा सर्वाइविंग ऑर्गेनाइजेशन है और मेरा ब्रदर इन लॉ जिसका नाम जू हंग है वो मेरे से 10 गुना ज्यादा ताकतवर है और वो ही इस लियांग ऑर्गेनाइजेशन का बॉस भी है। जिस बात सुनकर उससे अपना चूजन कहता है कि अगर तुझ जैसे मोटेल से वो तेरा ब्रदर इन लॉ स्ट्रॉन्ग है ना तब मेरे लिए ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये बोलने के साथ साथ ही अपना चूजन उस बंदे को पकड़ के उसके से एरे लगाए हुए घोस्टली कॉल्ड्रन में डालते हुए कहता है कि एक बार बस में तेरे ऊपर मैंने मेरा सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल कर लिया तब उसका तो एकदम ही एक ओबीडियंट सोल्जर बन जाएगा। जिस चीज सुनकर उससे अपना ये बंदा कहने लगता है क्या रुक ना जरा, मेरे को तो क्यों मार रहा है, वैसे हम दोनों का कोई आपस का जानी दुश्मनी नहीं है। लेकिन अब इस बात को सुन के उससे अपना चूजन इसके पीछे से घोस्ट की तरह आते हुए कहता है कि यार अभी क्या अभी तूने तो कहा ना कि इस दुनिया का रूल सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, तो अगर मैं तेरे जैसे किसी बंदे को यहाँ मार दो ना तब मेरा कारमा भी जरा सा भी डिमिनिश नहीं होगा। तब ये बोलने के साथ साथ ही अपना चूजन उस बंदे को इसके कोल्ड्रिन में डाल देता है। उसके बाद वो इस बंदे को रिफाइन करते हुए कहने लगता है कि किस तरह यह बंदा एक परफेक्ट मटेरियल है येन कॉर्प्स पपेटरी के लिए, लेकिन इस तरह येन कॉर्प्स पपेटरी के लिए डिफरेंट मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। उसकी वजह से वो कॉर्प्स पपेट डिफरेंट रिजल्ट भी शो करता है जो कि बेस्ड ऑन आपने किस मेथड का इस्तेमाल किया, वो कॉर्प्स कितने लेवल का मटेरियल है और कौन से टेक्निक का इस्तेमाल किया गया हो पे, जो अगर एकदम ही सही सही से हो तब एक येन कॉर्प्स यूनिक कैरेक्टरिस्टिक पाएगा। तो अब यहाँ अपना चूजन किस मेथड और टेक्निक से इस येन कॉर्प्स को तैयार कर रहा है, वो मेथड है बाजरा कॉर्प्स रिफाइनिंग टेक्निक ऑफ द कॉर्प्स पपेटरी सेक्ट का। तो इस टेक्निक के मदद से जो येन कॉर्प्स पपेटरी बनता है उसका डिफेंस पहली बात तो एकदम ही हाई टियर होता है और स्ट्रेंथ राइवल कर सकता है ची रिफाइनिंग स्टेज के कल्टीवेटर को। तो एक बार ये येन कॉर्प्स बन गया ठीक से ना तब इसको कोई भी नॉर्मल बंदा हथियार की मदद से छोड़ नहीं पहुंचा पाएगा और ऑब्वियसली माइंडलेस मशीन जिसके पास इमेंस स्ट्रेंथ है वो क्या कुछ कर सकता है वो इमेजिनेशन किया जा सकता है। तो अब इसी सीन से हम लोग को 3 दिन बाद का सीन कह जाता है जहाँ फाइनली अपने चूजन ने उस येन कॉर्प्स पपेटरी को पहली ट्राई में ही सक्सीड कर दिया है। जिस चीज को देख के उससे अपना चूजन स्टार टाइप आर्टिफैक्ट को निकल लेता है जिसका इस्तेमाल येन कॉर्प्स को मतलब नरिश करने के लिए, अप्रेजल करने के लिए और स्टोर करने के लिए काम आता है। तो ये आर्टिफैक्ट अपने इस येन कॉर्प्स को अप्रेस करके बताता है कि कॉर्प्स पपेट ग्रेड 2 कॉर्प्स पपेट सोल्जर है जो कि मिडिल स्टेज के इंस्टीट्यूशन में है और इसके पास इनेट स्पेल है ब्लैक थर्स्ट का और गोल्डन लाइट इंकेंटेशन का। जिन चीजों को देख के उससे अपना चूजन भी तारीफ करने लगता है कि ये कॉर्प्स पपेट ना बल्कि सेकंड लेवल के मिड टायर का कॉर्प्स पपेट है बल्कि इसके पास 2 इनेट स्पेल भी मौजूद है जिसका इस्तेमाल से ये बंदा 4th टियर के किसी भी कॉर्प्स पपेट के राइवल कर सकता है और 4th लेवल के ची रिफाइनिंग बंदे के साथ कुछ हद तक लड़ भी पाएगा।
तो यार तेरे को तो एक नाम देना बनता है। इस बात को बोल के अपना चूजन इसको सांगसी नाम देके इसके लिए बाकी और सारे ज़ॉम्बीज को कलेक्ट करने के लिए बोलता है, जिस ऑर्डर को बाकी अपने इयान कॉर्प्स बाकी सारे उसी के जैसे माइंडलेस लेकिन कमजोर ज़ॉम्बियों को हंट डाउन एकदम गाजर मूली की तरह करता है। जिस चीज को देख के उससे अपना चूजन एकदम ही इविल सा स्माइल देते कहता है कि अपने इयान कॉर्प्स इस पूरे को पूरे मॉल को ही कुछ देर में क्लीन अप कर देगा। जिसके बाद ही नेक्स्ट पैनल में हम लोग को दिखाया जाता है किस तरह अपना इयान कॉर्प्स शॉपिंग मॉल में ट्रेली को लेके बाकी सारे ज़ॉम्बीज़ों को शॉपिंग मटेरियल की तरह कलेक्ट करके अपने चूजन के पास एकदम खुश होकर आ जाता है। उस तरह अपना चूजन भी अपनी तरह के एक इस मॉडर्न मॉल में कप नूडल्स का एंजॉय कर रहा था। जिस चीज को देख के उस तरफ अपना चूजन अपने मतलब इयान कॉर्प्स को तारीफ करने लगता है कि यार तेरी वजह से ना मेरा कल्टीवेशन एफर्टलेसली आगे बढ़ रहा है। ये बोलने के बाद अपना चूजन इसको एक पप्पी की तरह सहलाते कहता है कि एक बार बस मैं इन ज़ॉम्बियों को ब्लड एक्सट्रैक्ट कर लूं, तब उसके बाद उन ज़ॉम्बी को तू खा सकता है, तेरे को भी काफी बेनिफिट मिलेगा। तो अब ये बोलने के बाद अपना चूजन वहाँ पे दूर देखते हुए मन में सोच रहा है कि यार किसने सोचा था वो जहाँ बस कुछ ही दिनों पहले अपने जान बचाने पूरा का पूरा कॉन्सेंट्रेट कर रहा था, वो फ्यूचर के बारे में सोच ही नहीं रहा था। वैसा एक बंदा इस वर्ल्ड में लाइफ एंड डेथ को अपने विल से कमांड कर रहा है। अब उसे यहाँ सच्चीमुच में लग रहा है कि उसके पास्ट लाइफ के वो सारे डिलीशियस चीजें इस वर्ल्ड में वो सहवार कर पाएगा। और ये सब कुछ हुआ इस ब्लड मिरर की वजह से। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अपने ब्लड मिरर अभी काम नहीं कर रहा है, तो उसे किसी तरह ये पता लगाना पड़ेगा कि ये ब्लड मिरर किस तरह टेलीपोर्टेशन का काम करता है। और मतलब यहाँ से हुआ नहीं, इंटरली एक अलग दुनिया में इस मिरर ने टेलीपोर्टेशन किया। तो ये जानने में अपने चूजन को देर तो लगेगी, लेकिन अभी अगर वो इस मिरर की मदद से अपने ओरिजिनल वर्ल्ड में जा पाए तब उसको तब भी वो ऑर्थोडॉक्स बास्टर्ड लोग हंट डाउन करेंगे। लेकिन अगर वो यहाँ हाइडिंग में रहते हुए अपने ताकत को गेन करेगा, तब जब ये मिरर अपने ताकत को मेरी तरह गेन करने के बाद उस ओरिजिनल वर्ल्ड के टेलीपोर्टेशन पाथ को खोलेगा, तब मैं उस दुनिया में जाके बवाल तो मचाने वाला हूँ। लेकिन अभी फोकस करते हैं इस दुनिया के ज़ॉम्बी का इस्तेमाल करके अपने कल्टीवेशन को किस तरह आगे बढ़ाना है। ये बोलने के साथ साथ ही यारो देख रहे हो यहाँ भीगे हुए कपड़े की तरह ज़ॉम्बियों को सूखने के लिए रख दिया गया है। लेकिन अब वहाँ से सेंस उठ के हम लोग को इसी डोंगोंग सिटी के हांगकांग होटल को दिखाया जाता है, जिसके अंदर अपने ग्रीन वाला बंदा कपते अपने बॉस को रिपोर्ट देता है कि उसके ब्रदर इन लॉ को ये लोग ढूंढ नहीं पाए। जिस बात को सुन के अपना बॉस गुस्सा होते इस बंदे को कहता है कि अबे साले पूरे 1 महीने हो गए तुम लोग का यही बकवास चल रहा है। जिसके बाद दिखाई जाता है अपनी बॉस के पास ये शायद म्यूटेटेड लेकिन जायंट वुल्फ भी है जिसको वो कंट्रोल करता है। और इस दुनिया में भी ज़ॉम्बी एपोकैलिप्स के साथ साथ सर्वाइवल लोगों में से कुछ बंदों को इवन एनिमल्स को भी पावर मिला है जिनको ट्रांसेंडेंट कहा जाता है। तो ये वुल्फ जब इस ग्रीन वाले बंदे को थ्रेटन करने लगता है कि इसको खा ले क्या, जिसके एकदम डर से अपनी ग्रीन वाला बंदा सब कुछ उगल देता है। जैसे कि उसने पता लगाया है उसके ब्रदर इन लॉ एक मॉल के पास गायब हो गया है, लेकिन अभी वो मॉल एक एकदम डेंजरस जगह बन चुका है जहाँ उसने अपने 2 बंदों को भी भेजा था जो कि गायब हो गया है। तो ऐसा लग रहा है उस मॉल में कोई हायर लेवल का ज़ॉम्बी पकड़ हो गया है। तो वैसे एक ज़ॉम्बी से निपटने के लिए सिर्फ बॉस के जैसे ताकतवर लोग ही कुछ कर सकते हैं। तो बॉस इसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं है। जिस बात सुन के उस तरफ अपने बॉस अपने चेयर से उठ के इसके वुल्फ के साथ जाते हुए अपने स्क्रीन वाले बंदे को कहता है कि यार तू सही कह रहा है, तेरे इसमें कोई फॉल्ट नहीं है क्योंकि तू एक सुपर ह्यूमन नहीं है। इस बात सुन के उस तरफ अपने ग्रीन वाला बंदा खुश हो ही रहा था कि बॉस थैंक यू, आपने मेरे को मारा नहीं, मैंने आपका काम आप भी थोप दिया इसलिए। लेकिन यार हम लोग को पता है अपने ग्रीन बंदा एक सैक्रिफिशियल लैम है जिसको अपने वुल्फ खा जाता है। लेकिन इस तरह अपना बॉस मरने से पहले इसको डायलॉग देता है कि अगर तू यूजलेस है तब मैंने तेरे ऊपर रिसोर्सेस खर्च क्यों करना है, क्यों ना तू ही मेरे वुल्फ के लिए एक रिसोर्सेस बन जा। तो अब इसी सीन के बाद हम लोग को अपने बॉस को दिखाई जाता है जो कि जुजुत्सु काइसेन के इस बंदे को ऑर्डर देता है कि मरा हुआ हो या जिंदा हो मेरे ब्रदर इन लॉ को ढूंढ और उस मॉल में म्यूटेटेड ज़ॉम्बी को भी निपटा देना। तो यारो इसी सीन के साथ ये मेरा चैप्टर भी खत्म हो जाता है और मेरे ये वीडियो भी। तो कमेंट करके बताओ ये नया वाला स्टोरी आपको कैसा लगा और क्या आप इसका नेक्स्ट पार्ट पाना चाहते हैं। तो अगर ऐसा है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। बोले तो बाय।